हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीरीज़ है बैंकर्स बूस्टर 60 डेज एमसीक्यू सीरीज़, जिसके तहत हम अपने जीआईबी के पर्टिकुलर पेपर पर फोकस करेंगे, मिक्स्ड एमसीक्यूज़ देखेंगे और अभी से ही अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन को रफ्तार देंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आपकी जानकारी के लिए हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित ये सीरीज़ ला रही है आपके लिए, तो इस नज़रिए से इन यूट्यूब सेशन का हिस्सा ज़रूर बनिए और ज़रूर से ज़रूर इन सेशंस को वॉच करिए, अपने साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बैंकर्स बूस्टर 60 डेज एमसीक्यू सीरीज़ आरबीडब्ल्यूएम मॉड्यूल, और साथ में आपको जानकारी देता हूँ, ये मॉड्यूल वाइज नहीं है बल्कि मिक्स्ड एमसीक्यू सीरीज़ है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और रफ्तार पकड़ेगी। क्लास 1 है आज। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपके एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं उस पर एक बार फोकस कर लेता हूँ। देखिए, आपकी एग्ज़ाम डेट जो हैं वो 2 नवंबर से शुरू हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी 2 नवंबर। पहला पेपर IE एंड IFS, सेकेंड वन इज़ द 8 नवंबर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यानी PPB। थर्ड पेपर 9 नवंबर है और वो AFM का पेपर है। अपना फोर्थ पेपर है, यानी जो मैं पढ़ाता हूँ आपको वो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जब इस पर्टिकुलर पेपर की बात करते हैं हम लोग साथियों, तो ये पेपर 16 को है, लेकिन ये जो 2 पेपर हैं आपके लिए ये खतरे वाले हैं। इसलिए देखिए, खतरे वाले आपके नज़रिए से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने पहले से इन एग्ज़ाम को प्रिपेयर नहीं किया, पहले से फोकस नहीं किया, तो लगातार 2 एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं तो उसे मैनेज करने में दिक्कत होती है और इस कारण से कई बार पेपर गड़बड़ होते हैं। हमारी टीम में हमारे दिग्गज अरविंद सर हैं जो इन दोनों सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया उन्होंने। इस नज़रिए से आप अभी से ही जुड़िए, सेशन का हिस्सा बनिए और इन दोनों सब्जेक्ट के पर अपनी अच्छी कमांड बनाइए। 16 नवंबर के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, पहले पेपर के लिए एकदम निश्चिंत रहिए आप। अब बात करते हैं मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए, देखिए आपके टोटल मॉड्यूल जो हैं वो है 4। टोटल मॉड्यूल कितने हैं सर? वो है 4 मॉड्यूल। मॉड्यूल A, B, C और D। ठीक है, मॉड्यूल A, B, C, D 4 मॉड्यूल हैं आपके। पहला मॉड्यूल जो है रिटेल बैंकिंग से संबंधित है। रिटेल बैंकिंग के बारे में बेसिक बातें हैं, साथ साथ में बिजनेस मॉडल्स के बारे में जानकारी है, बिजनेस प्रोसेस के बारे में जानकारी और न्यूमेरिकल्स। 4 यूनिट इसके अंतर्गत आती हैं, टोटल 4 यूनिट्स हैं। इसके बाद आता है मॉड्यूल बी, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल जो है वो है मॉड्यूल बी, और इसके अंतर्गत कुल यूनिट की संख्या है 12। सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें हर यूनिट से कुछ ना कुछ सवाल बनते हैं और कुछ ऐसी यूनिट हैं जो छोटी यूनिट्स हैं जिन पर आप कमांड करके अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, और जो बहुत ही खास यूनिट है उनके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। इससे संबंधित हमने एक सेशन किया था अभी, जेनरिक सेशन, जिसमें लिखा था हाउ टू स्कोर 60+ इन रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ RBWM यू कैन क्लियर ऑल द GIB पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, मॉड्यूल सी और एट द एंड मॉड्यूल डी दूसरे नंबर पर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये टोटल 4 मॉड्यूल हैं और अब शुरुआत करते हैं सवालों की। और पहला सवाल मॉड्यूल ए से संबंधित ही है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं आप जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग के एडवांटेजेस पूछे गए हैं, तो रिटेल बैंकिंग के क्या एडवांटेजेस हैं ऑप्शन वाइज पढ़ेंगे और ऑप्शन जो गलत है उसे एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्लाइंट बेस विल बी लार्ज, बात सही है कि रिटेल बैंकिंग की जब भी चर्चा होती है तो क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा है इसका, एंड इसी कारण से जो रिस्क होता है, रिस्क वो स्प्रेड अक्रॉस द कस्टमर बेस। बिल्कुल सही बात है। तो आप देखेंगे, अगर रिटेल बैंकिंग में NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की जाए तो वो कम है एज़ कम्पेयर टू होलसेल बैंकिंग के, और वो जो भी लॉस होता है वो बड़ा लॉस होता है। यहाँ पर जो रिस्क है वो छोटा छोटा करके एक बड़े कस्टमर बेस में स्प्रेड कर जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, यानी कि ये ऑप्शन सही है आपका, एडवांटेज है। ठीक है, ये क्या है, एक एडवांटेज है। दूसरा ऑप्शन है कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग। कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग होती है विद अ गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग, सही बात है। एंड कस्टमर टेंड टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन। अब समझिएगा, अगर मैं किसी कंपनी के प्रति लॉयल हूँ, ऐसे समझिए, मैं कंपनी के प्रति लॉयल हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं उस कंपनी के साथ लंबा समय व्यतीत करूँगा, लॉन्ग अपने एक्सपीरियंसेस दूंगा उस कंपनी को, और इससे सेम फ़ायदा मेरे को भी होगा, मेरे को भी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी कंपनी की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि लॉयल्टी अच्छी है तो आप स्विच नहीं कर रहे हो, आप
फटाफट स्विच नहीं कर रहे। और यहाँ पर देखिए शुरुआती लाइन आप पढ़िए, कस्टमर लॉयल्टी विल बी स्ट्रॉन्ग, सही बात है, विद अ गुड स्कोप और क्रॉस सेलिंग, और इससे क्या क्रॉस सेलिंग भी इफेक्टिव है, एंड कस्टमर टेंड टू चेंज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर वेरी ऑफन। अब समझिए कि अगर लॉयल्टी अच्छी है तो कस्टमर क्यों स्विच करेगा एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो ये जो लाइन है ये गड़बड़ है। अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड सिंस कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन इफेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो भाई देखिए अट्रैक्टिव एंड वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड्स, सीधी सी बात है कि भाई कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, डिफरेंट सेगमेंटेड कस्टमर्स हैं, उनको हम डिफरेंट सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो ये बात तो एकदम सही है यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स कैन फैसिलिटेट मार्केटिंग, मास सेलिंग एंड द एबिलिटी टू कैटेगराइज। ऑब्वियसली बात है, अगर कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है तो ये दूसरे ऑपरेशन और जो आपके ऑप्शंस होते हैं रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत, जैसे मार्केटिंग हो गया, मास सेलिंग हो गया, ये भी एक तरह से देखा जाए इसके भी स्कोप बढ़ जाते हैं। तो फोर्थ, अब इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये गड़बड़ है, ठीक है जी। तो पूछा गया एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस है फर्स्ट सही है, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है एसबीयू से संबंधित, एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये पर्टिकुलर टॉपिक किससे संबंधित है, ये बिजनेस मॉडल से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बिजनेस मॉडल से संबंधित है। 3 प्रकार के बिजनेस मॉडल होते हैं, एसबीयू, डिपार्टमेंटल और आपका उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड। तो एसबीयू, डिपार्टमेंटल और इंटीग्रेटेड, ठीक है। एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हम एसबीयू की बात करते हैं तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट बेस्ड कुछ सेपरेट यूनिट्स तैयार करती है जिनका फोकस उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर होता है, उसकी मार्केटिंग पर होता है। इससे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मार्केट शेयर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और ऐसे यूनिट्स को ये जो पेरेंट कंपनी होती है फ्लैक्सिबिलिटी भी देती हैं, ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी भी देती हैं, काम करने का अपना तरीका, टारगेट सेट करना, सर्विसेज, रिसोर्सेज। अब ये देखना है कि यहाँ पर अगर हम सेपरेट यूनिट बना रहे हैं और सेपरेट यूनिट बनाकर उनको फ्लैक्सिबिलिटी दे रहे हैं तो ये सेंट्रलाइज अप्रोच नहीं है, तो इसका मतलब सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं। लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड रिजिड स्ट्रक्चर, अगर हम उन्हें फ्लैक्सिबिलिटी दे रहे हैं तो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं। ऑटोनोमी और फ्लैक्सिबिलिटी, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और ये एसबीओ अप्रोच के अंतर्गत सही बात है, ठीक है। हाउ डिड द हाई लेवरेज रेशियो, अब समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाई लेवरेज रेशियो, इसको समझिए हाई लेवरेज रेशियो होता क्या है। हाई लेवरेज रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले आप लेवरेज रेशियो समझ लीजिए क्या होता है। किसी बैंक का जो टोटल एसेट है, बैंक का एसेट डिवाइड बाय बैंक कैपिटल, ये अगर लेवरेज रेशियो ज़्यादा है तो बैंक के लिए रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है जी। बैंक के लिए क्या, रिस्क भी ज़्यादा है। कारण क्या, बैंक के ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और अगर मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशंस, कोई भी अनसर्टेनिटीज़, इमरजेंसी सिचुएशन या क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है तो ऐसे केस में बैंक के पास जो भी कैपिटल है वो चांसेस हैं वो वाइप आउट हो जाए, क्योंकि बैंक के जो असेट्स हैं उनकी वैल्यू कम मार्केट में होगी। तो जो बैंक के पास अगर कम कैपिटल है तो इससे बैंक इंसॉल्वेंट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है सरल भाषा में। और ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है, इसकी चर्चा की जा रही है, ये क्राइसिस 2008 की बात की जा रही है। दो 2008 का क्राइसिस इसी कारण से आया था। लेहमैन एंड ब्रदर की चर्चा की है यहाँ पर। देखिए ये एक बहुत बड़ा बैंक था, टॉप 5 बैंकों में से एक बैंक था अमेरिका का, और ये बेकार हो गया। तो देखिए सही जवाब क्या, इट कॉज्ड डिक्रीज इन इट्स कस्टमर बेस, नहीं, कस्टमर बेस में डिक्रीज नहीं है। इट मेड द बैंक टू कंजर्वेटिव इन इट्स इन्वेस्टमेंट, नहीं। इट एम्पलीफाई द लॉसेज, मतलब लॉसेज को बढ़ा देगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, इरोडिंग द बैंक्स कैपिटल एंड लीडिंग टू इंसॉल्वेंसी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग जब
रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में पढ़ते हैं तो फॉर्मूला होता है ROA मल्टीप्लाई बाई लेवरेज रेशियो। ये है आपका ROE का फॉर्मूला भी। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में अच्छे बनते हैं। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना इज नॉट अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये योजना जो है आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, इसे जून 2015 में लॉन्च किया गया था। जून 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था और इसका सेकंड एडिशन यानी कि एक तरह से देखा जाए सेकंड वर्जन प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी 2024 में बजट में अनाउंस कर दिया गया। ठीक है जी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये योजना सरकार के नज़रिए से और जनता के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सीधा सीधा लोगों को लाभ मिलेगा तो सरकार के प्रति उनकी संवेदना बढ़ेगी और सरकार के प्रति उनकी वफादारी भी, चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि जब ऐसी योजना सफल हो रही है, जनता को लाभ मिल रहा है, तो इन योजनाओं को बंद नहीं किया जाता है, इन योजनाओं को कंटिन्यू रखा जाता है और उस नज़रिए से 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया है। अब सोसाइटी के वो कौन कौन से, सोसाइटी के 4 सेक्शन हैं जिनको लाभ मिलता है। EWS, LIG, ये जो है कोई कैटेगरी नहीं है, MIG 1 और MIG 2। अब देखिए किस आधार पर इनकम, ये इन कैटेगरीज को बांटा गया, सोसाइटी के इन सेक्शंस को इनकम लेवल पर बांटा गया। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली EWS के अंतर्गत अप टू 3 लाख, लोअर इनकम ग्रुप LIG 3 से 6 लाख, मिडिल इनकम ग्रुप 6 से 12 और मिडिल इनकम ग्रुप 2 12 से 18 लाख। ठीक है, कुछ अपडेट भी आई हैं, ये अपडेट आपको आगे मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं, छोटे मतलब बहुत ही बेसिक से और जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन। ATM का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन अगर हम बात करें देश में पहला ATM किस बैंक के द्वारा सेटअप किया गया था, तो विच बैंक सेटअप द फर्स्ट ATM इन इंडिया। देश में पहला ATM जो सेटअप किया गया था वो किया गया था HSBC बैंक के द्वारा, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है। कहाँ, मुंबई में किया गया था, कब की बात है, 1987 की बात है। अगला सवाल है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मॉड्यूल D से संबंधित क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है उनके लिए सेवाएं देना, उनको सेवाएं देना जिनके पास किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा नहीं है, या उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंगले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट, बड़े कॉरपोरेट्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो कई बार सोचते हैं कि भाई हमें फंडिंग मिल जाए। कहाँ से मिलेगा? वो इन्वेस्टमेंट बैंक करेंगे, यानी कि कैपिटल नहीं है और इसका मैनेजमेंट और इसका अरेंजमेंट कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स कर रहे हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन में एडवाइजर के तौर पर रोल प्ले करना, ठीक है जी। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग एंड सेल्स में हेल्प करना, तो ये सारी चीज़ें। देखिए, अंडर राइटिंग फॉर कैपिटल रेजिंग, M&A एडवाइजरी, सेल्स एंड ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट, ये सारे ऑपरेशन किसके हैं? ये इन्वेस्टमेंट बैंक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एसेट मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, तो ये जो है ये इन्वेस्टमेंट बैंक का काम नहीं है, ये तो आपके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम है और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आता है, ये PMS के दायरे में आ जाएगा कई बार। अगला सवाल, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हर सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि कस्टमर भगवान है। कस्टमर को सेवाएं अच्छी मिलेंगी, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, वो कंपनी से जुड़ा रहेगा और इससे कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूरी है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कंपनी के सेल्स को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया जा सके। CRM का टारगेट क्या है? ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट चैनल्स लाइक ब्रिक्स एंड मोर्टार। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट चैनल दिया गया है, एक ही चीज़ पर फोकस किया गया है, केवल जो ब्रांच बैंकिंग है उसके माध्यम से कस्टमर सर्विसेज को, कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाए। ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज थ्रू इनडायरेक्ट चैनल, केवल इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू, जैसे ATM, ऑनलाइन बैंकिंग, इनके थ्रू सेवाएं दी जाए। ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज थ्रू राइट मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो ये दोनों इसमें शामिल है, राइट मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये दोनों शामिल हैं इसमें, सही हो सकता है।
इट डज नॉट एम टू ऑफरिंग, देखिए यहाँ डज नॉट एम है यानी कि नेगेटिव ऑप्शन है, गलत हो गया। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीआरएम का मेन टारगेट क्या है वो आप समझ रहे हैं। आगे अब देखिए 2-in-1 अकाउंट्स आजकल रिटेल बैंकिंग के अंदर देखे जाते हैं। 2-in-1 अकाउंट्स का इस्तेमाल बैंक्स दो प्रकार के अकाउंट को एक तरह से मैनेज करते हैं उससे, कि जैसे करंट अकाउंट है। अब करंट अकाउंट है उसमें जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बैंक ने अपनी कंडीशन रख रखी है कि भाई इतना आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जो भी फंड आता है वो फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे 2-in-1 अकाउंट्स आजकल बैंकों के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सर्विस यूज़ होती है वो क्या होती है, तो किस प्रकार का रिवर्स स्वीप फैसिलिटी की बात की जा रही है। 2-in-1 अकाउंट वो किस फंक्शन को या किस प्रोसेस को फॉलो करता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए तो देखिए जो बाद में पैसा आया है लास्ट इन फर्स्ट आउट, डी ऑप्शन, लीफो। तो रिवर्स स्वीप फैसिलिटी 2-in-1 अकाउंट्स में लीफो प्रोसेस फॉलो होता है। अब आपके सामने एक सवाल है और ये मार्जिन से संबंधित है फर्स्ट हाउस के केस में। मार्जिन फर्स्ट हाउस, मार्जिन के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, मॉरेटोरियम आप समझना ज़रूरी है। देखिए एक कस्टमर है वो बैंक को अप्रोच करता है होम लोन के लिए। अब उसके पास कुछ रिक्वायरमेंट उसकी भी पूरी होनी चाहिए, कुछ उसके पास पैसा होना चाहिए। तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट यही है एक तरह से कि पूरा जो आपकी ज़रूरत है वो बैंक नहीं पूरा करेगा, यहाँ पर कुछ परसेंट हिस्सा आपको देखना है। तो अप टू 30 लाख 10% का मार्जिन होता है, 30 लाख से ऊपर 75 लाख तक 20% का मार्जिन होता है, और 75 लाख तक उससे ऊपर 25% का मार्जिन होता है। ये फर्स्ट हाउस के लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या जो मार्जिन परसेंटेज यहाँ दी गई है ये सारी सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑल आर करेक्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें 30 लाख तक 10% का मार्जिन है, 30 से 75 लाख 20 का है, और वो 75 लाख 25 का मार्जिन है। इस तरह से देखा जाए सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं LTV पर, लोन टू वैल्यू पर। तो ये देखिए अभी अभी जो आपने पढ़ा है वो आपके सामने है, ठीक है। अब 10वां सवाल है, रिटेल गोल्ड लोन सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ द कस्टमर एज पर द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये जो मैस्लो थ्योरी है इससे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो जो रिटेल गोल्ड लोन है ये किसके अंतर्गत आता है, रिटेल गोल्ड लोन की जरूरत क्यों पड़ रही है, पड़ोस में किसी ने ज्वेलरी परचेज की आपको भी चाहिए, दिवाली में आपको भी सोने के सिक्के चाहिए, समाज सोशल नीड्स, तो सोशल नीड के अंतर्गत ये आता है। किस में आता है, सोशल नीड्स के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड है। सबसे बेसिक नीड्स फिजियोलॉजिकल है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे नीड बढ़ती है, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, इसी को हम सोशल नीड बोलते हैं, इसी को हम सोशल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिक्योरिटी नीड्स, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो रिटेल गोल्ड लोन्स का लोन, होम लोन, सब इसी के अंतर्गत आता है। आगे आज का आखिरी सवाल है और ये है मार्केटिंग मिक्स मॉड्यूल सी से संबंधित। मार्केटिंग मिक्स जब भी हम बैंकिंग से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं, रिटेल बैंक किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहा होता है, तो इन सारे प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर एनालाइजेशन और इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि बेस्ट प्रोडक्ट तैयार किया जा सके। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि मार्केट को एनालाइज करके वो सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंतर्गत रखें जो कि कस्टमर के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट के तौर पर साबित हो। तो प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल एंड प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत कौन से फीचर्स आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें ये सारे के सारे फीचर मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत आते हैं और ये ऑल ऑफ द अबव है। आपको ये याद रखना होगा क्या है, समझिए। देखिए प्रोडक्ट है तो उसका किसी पर्टिकुलर प्लेस या मार्केट सेगमेंट के लिए उसे लॉन्च किया जा रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी, प्रमोशन करना ज़रूरी है, प्रॉपर फिजिकल एविडेंस। कहने का मतलब है केवल हवा हवाई ना हो, ज़मीनी स्तर पर एक कस्टमर को उस चीज़ का लाभ मिले, पीपल, लोग से संबंधित, और एट एंड प्रोसेस। तो ये 7 स्टेप्स हैं, 7 बोल सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं।
पहले ये 4P हुआ करते थे, बाद में ये 7P होगा अगर रिटेल बैंकिंग के संदर्भ में बात करें तो इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है साथियों। आपके सामने बैंक महापैक है, जीआईबी महापैक है और ये जीआईबी एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, 15+ बैचेस का एक्सेस मिलेगा, मॉड्यूल वाइज डीपी मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपका 2799 का, 1 ईयर 3999 एंड 2 ईयर 5999। ऑफिसर्स जीआईबी फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है मात्र 1999 में। कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया जाएगा और साथ साथ में जीआईबी एमसीक्यू बैच, फ्री जीआईबी फाउंडेशन बैच है, इसके साथ ध्यान रखिएगा और ये मात्र 2499 में आपके लिए उपलब्ध है। जीआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 1999 में आपके लिए उपलब्ध है और इंडिविजुअल बैचेस कोई पेपर रह गया है तो मात्र 799 में आप इंडिविजुअल पेपर के साथ एनरोल कर सकते हैं। जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित मार्केट में बेस्ट बुक जीआईबी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स हैं, 1224 में उपलब्ध है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, इंडिविजुअल बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल GIB_CIB बाई भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बेफिक्र होकर सवालों को पूछिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।